अगला स्थल जो पढ़ना है वो और भी फेमस है, उसका नाम है धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा पढ़ना है आपको, ठीक है। धौलावीरा को देखेंगे आप, धौलावीरा। अब देखो धौलावीरा को देखिए, पूछे धौलावीरा का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है धौलावीरा का। तो धौलावीरा का अर्थ क्या है भाई? धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। क्या मतलब है इसका? पूछे धौलावीरा का अर्थ क्या है तो बता देना सफेद कुआं। पूछे धौलावीरा वर्तमान में कहाँ पर है तो बता देना गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी के पास में स्थित कौन सा स्थल? धौलावीरा। पूछे इस धौलावीरा से हमें क्या चीज मिली है? इसी धौलावीरा में आपको याद रखना, इसी धौलावीरा से हमें एक तो स्टेडियम मिला है। क्या मिला है? स्टेडियम। स्टेडियम ना हो ऑप्शन में तो बता देना खेल का मैदान मिला है। बात समझ में आ रही है? इसी धौलावीरा को आप देखो, ये 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? ये 3 भागों में विभाजित है। ये अपवाद है, मतलब इसमें यह कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर एग्जाम में आ जाए तो वो राखीगढ़ी है। वो आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो वो राखीगढ़ी। लेकिन वो पूछे धौलावीरा, ये 3 भागों में इसलिए विभाजित था कि यहाँ का जो प्रशासन था वो 3 भागों में डिवाइड करके किया जा रहा था। बाकी ईस्टर्न और वेस्ट, बाकी इसके उच्च, जैसे निम्न, मध्यम, उच्च, इस तरीके से डिवाइड था। ये कौन सा पूछे आपसे कि 3 भागों में विभाजित कौन सा स्थल है तो धौलावीरा। धौलावीरा से स्टेडियम मिला, खेल का मैदान, गुजरात। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2021 में एक संस्था है, उसका नाम क्या है? यूनेस्को। इसने क्या कर दिया है? विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया है। इस बात को याद रखना, कौन से स्थल को घोषित किया है? धौलावीरा। और ये धौलावीरा किस नदी के तट पर है? धौलावीरा पूछे आपसे किस नदी के तट पर है तो याद रखना धौलावीरा आपसे पूछे तो आप बता देना ये रंगोई, एक सुनी होगी आपने, रंगोई इस नदी के तट पर था धौलावीरा। जो कि आज जैसे सरस्वती है, रंगोई है, लूनी है, या आज वर्तमान में वो गायब हो जाती है कुछ कुछ स्थलों पर। लेकिन जो रंगोई है, जो सरस्वती है, कुछ स्थलों पर गायब भी हो चुकी है, मतलब है नहीं, लेकिन पहले थी। तो इतनी धौलावीरा समझ में आया। इसी तरीके से कालीबंगा, कौन सा स्थल है? पूछे कालीबंगा, तो कालीबंगा का अर्थ बताइए पहले। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। तो आपको पता होना चाहिए, जो कालीबंगा आप पढ़ रहे हो, कालीबंगा स्थल, तो ये कालीबंगा कहाँ पर है भाई वर्तमान में? राजस्थान। पूछे कालीबंगा का अर्थ क्या है तो काले रंग की चूड़ियां कह दो या काले कंगन कह लीजिए। इतनी बात समझ में आ रही? पूछे कालीबंगा जो आप पढ़ रहे हो, इस कालीबंगा किस नदी पर खोजा गया है तो कौन सी नदी पर? घग्गर नदी पर। कौन सा स्थल खोजा गया है? कालीबंगा। कालीबंगा से हमें किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से हमें अग्निवेदिकाओं का मतलब होता है जो यज्ञ किए जाते हैं ना, अग्निकुंड टाइप में, उसे अग्निवेदिकाएं कहा गया है। वो भी हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। पूछे कितनी अग्निवेदिकाएं मिली हैं तो 7। कितनी मिली हैं? 7। पूछे कालीबंगा से और क्या मिला है? कालीबंगा से अग्निवेदिकाएं। दूसरा याद रखना, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले हमें ये सब चीज? कालीबंगा से मिले। इतनी बात समझ में आ रही है? अगला स्थल जो पढ़ना है वो है लोथल। कौन सा? लोथल। लोथल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि यह एक क्या था? बंदरगाह था। तो पूछे लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। पूछे लोथल किस नदी पर है तो भोगवा नदी पर पड़ता है। कौन सी नदी पर? भोगवा नदी पर। और यहाँ से हमें, और ये पूछे आपसे कि लोथल क्या था तो ये एक बंदरगाह था। क्या था? और बंदरगाह को ही क्या कहते हैं? डॉक यार्ड। इतनी बात समझ में आई? पूछे लोथल से हमें क्या क्या मिला है? लोथल से हमें धान के साक्ष्य मिले। धान मिला है तो हमें जाहिर सी बात है धान की क्या होती है? भूसी मिलती है यहाँ से। लेकिन किसके? एक दो दाने मिले। सर्वाधिक मात्रा में पूछे धान के साक्ष्य यहाँ से। जौ के पूछे तो बनावली सर्वाधिक मात्रा में।
पूछे और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से हमें शवादान पेटिका मिली है। क्या मिली है? शवादान पेटिका मतलब समझते हो आप लोग? शवों को दफनाने से एक पेटी में रखा जाता है, तब उसे दफनाया जाया जाता था। तो हमें शवादान पेटिका कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है, जिसे ताबूत टाइप में होता है। बात समझ में आ रही है? एक और स्थल याद रखिए एग्जाम के लिए, वो स्थल है आपके लिए बनावली। कौन सा? बनावली। देखिए बनावली देखेंगे आप, पूछे बनावली कहाँ पर है वर्तमान में, तो बताइए बनावली कहाँ पर है? वर्तमान में हरियाणा में है। हरियाणा में एक जिला है जिसका नाम है हिसार। बात समझ में आ रही है? और ये वही हिसार है जिसे किस व्यक्ति ने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था इसी हिसार को। और बनावली आप देखते हैं किस नदी के तट पर है भाई? ये बनावली किस नदी के तट पर है? ये बनावली याद रखना, ये घग्गर कह लो, घग्गर या फिर सरस्वती, दोनों में से जो आपको दिखाई दे, क्योंकि ये मान लिया गया है एग्जाम में सरस्वती ना हो तो घग्गर टिक करना आप कैसे। कौन सी? ये वही से है सिस्टम, इसीलिए कह सकते हैं एग्जाम के लिए। पूछे बनावली से हमें क्या मिला है, तो बता देना बनावली से हमें सर्वाधिक मात्रा में जौ के साक्ष्य मिले। किसके? जौ के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है? यहां से मिट्टी का बना हल मिला है। क्या मिला है? मिट्टी का बना हल भी मिला है। इतनी सब बेसिक बात समझ में आई। अब आपसे पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितने बंदरगाह थे? बंदरगाह समझते हो? कितने पोर्ट्स थे, कितने डॉकयार्ड थे? तो बता देना सिंधु घाटी सभ्यता में 4 बंदरगाह थे। कितने थे? 4। चारों बंदरगाहों के नाम याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता के। पहला है लोथल, दूसरा है प्रभास पाटन, तीसरा है रंगपुर और चौथा है सुरकोटदा। ये चारों स्थल हमें कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। और ये चारों के चारों सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थे? बंदरगाह थे। पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में आप पढ़ते हो कि जो कपास आप लोग जानते होंगे, तो जो कपास के साक्ष्य है या कपास के पैदा करने का श्रेय है, उसके उगाने का जो श्रेय वो सिंधु घाटी सभ्यता को ही जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता ने उस कपास को एक नाम दिया, वो नाम है सिंडन। क्या नाम है? तो आपसे एग्जाम में पूछे कि सिंडन का मतलब क्या है, तो सिंडन का अर्थ क्या था? कपास। और कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। इतनी बात सबके क्लीन हो गई बात? सिंधु घाटी सभ्यता में और देखिए क्या चीज़ है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो महिलाओं की स्थिति वो कहीं ना कहीं अच्छी थी। कैसे अच्छी थी? क्योंकि यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। इतनी बात क्लीन हो गई बात? अब सिंधु घाटी सभ्यता आपने इतनी पढ़ी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त कैसे हो गई, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्ति के बहुत से कारण बताए गए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ की वजह से समाप्त हो गई। कुछ लोगों ने यह कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए भी समाप्त हो गई कि बाहरी आर्यों ने आक्रमण किया था, जिसकी वजह से यह सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। कुछ लोगों ने यह कहा कि प्राकृतिक आपदा आई हुई थी। क्या आई हुई थी? प्राकृतिक आपदा, लाइक महामारी टाइप में। जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी आप देखते हो, जिसमें आपने देखा होगा विश्व की लगभग कहीं ना कहीं तो लगभग 4-6 करोड़ तो लोग मरे ही होंगे इस आबादी में। तो ऐसे ही आबादी आपने, ऐसी ही महामारी आपने देखा देखो ऐसा कहा जाता है कि हर 100 वर्ष में ऐसी महामारी आती रहेगी। तो हो सकता है एक बार 1920 में आई थी, फिर अब 2020 में आई है, हो सकता है अब कितने में आएगी? 3। मेडिकल सिस्टम अच्छा है तो बचे हुए हैं। हाँ, मेडिकल सिस्टम अच्छा है तो हम बचे हुए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐसी आबादी हर 100 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं आती जाती रहती है। तो ऐसी ही महामारी, लाइक महामारी जैसे मलेरिया के, जैसे कि मलेरिया का एविडेंस बताया गया किस सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में। और देखिए बाढ़ बताया गया, बाहरी आर्यों का आक्रमण बताया गया, प्राकृतिक आपदा बताया गया है, प्रशासनिक शिथिलता बताया गया कि वहाँ पर कोई भी प्रशासनिक शिथिलता मतलब प्रशासन सही नहीं था वहाँ पर, जो भी चीज़ों को मैनेज कर सके। ये भी एक कारण बताया किस सभ्यता के पतन का? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन। इतनी सबको बात समझ में आई? इसमें 2 सबसे बड़े मत सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं, वो है बाढ़। कौन सा? पूछे बाढ़ को किसने बताया? तो बाढ़ को बताने वाले व्यक्ति का नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल ने यह कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ कैसे? बाढ़ से। कुछ लोगों ने यह कहा कि नहीं, जो बाहरी आर्य आए, बाहर के जो लोग आए
उन्हीं बाहरी आर्यों के आक्रमण की वजह से कौन सी सभ्यता समाप्त हो गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता। और ये बताने वाले व्यक्ति का नाम था गार्डन चाइल्ड। क्या नाम था? और गार्डन चाइल्ड ने यही कहा था कि बाहरी आर्यों के आक्रमण की वजह से कौन सी सभ्यता समाप्त हो गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता। किसने? मैक्स मुलर ने। तो जब आप वैदिक सभ्यता पढ़ते हो तब उसमें यह बताया गया है कि बाहरी आर्यों का आक्रमण यहाँ से हुआ है। मैक्स मुलर ने वो मत दिया है अपना, उसने पतन का वो नहीं बताया है। गार्डन चाइल्ड ने ये भी कहा है। ठीक है। और भी देखिए, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना, KUR कैनेडी। इन्होंने क्या बताया? KUR कैनेडी ने इन्होंने ये कहा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एक तरफ होंगे मत और एक तरफ होंगे उन व्यक्तियों के नाम। तो KUR कैनेडी जो है ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ते हो इसकी समाप्ति का कारण एक प्राकृतिक आपदा भी है। इतनी बात सबके समझ में आ गई? तो यहाँ तक आपने क्या देखा? सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्टिंग कैसे हुई, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल हैं और कहाँ पर खोजे गए और इसका पतन कैसे हो गया। तो यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आई, एक प्रकार से रिवीजन हो गया।